नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है अकबर। ये किस वंश से संबंधित है बच्चों? मुगल वंश से संबंधित था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का नाम तो आपने सुना है। बाबर का ही पोता था ये। बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर था। तो आज के इस पूरे वीडियो में अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को आसानी से आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं अकबर। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है बच्चों। कहाँ पे होता है? अमरकोट में होता है। अमरकोट कहाँ पर है? ये पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका है ना, वहाँ है अमरकोट। वहाँ पे एक राजपूत शासक का राज था, राणा बीरसाल। राणा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। आपको मालूम है पूरी बात। 1540 ईस्वी में बाबर के बेटे हुमायूं से गद्दी छीन ली गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, और 1540 से 1555 तक भारत में मुगलों का नामो निशान मिटा दिया गया था। और कौन सी डायनेस्टी थी? सूरवंश या सूरी डायनेस्टी राज कर रही थी। शेरशाह सूरी और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो राज कर रहे थे। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने जैसे तैसे गद्दी हासिल की। इतनी तो आपको बातें मालूम है। तो 1542 ईस्वी में जन्म हो जाता है अकबर का। कहाँ पे? अमरकोट में होता है जन्म। इतनी बात आप याद रखिएगा। पिता का नाम तो आपको मालूम है, हुमायूं। माता का नाम भी याद कर लीजिए, हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लगभग जब 14 वर्ष की आयु का था अकबर, 14 वर्ष आयु पूरी भी नहीं की हुई थी, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। एक दुर्घटना में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। सीढ़ियों से गिर जाता है और उसमें हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी उम्र में इसको राजपाट संभालना पड़ता है। लगभग 14 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक करवाया गया। कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। कहाँ राज्याभिषेक करवाया गया? पंजाब के कलानौर में। पंजाब में एक जिला पड़ता है गुरदासपुर। गुरदासपुर। तो गुरदासपुर की में एक जगह है कलानौर, वहां पे इसका राज्याभिषेक करवाया गया, क्योंकि ये उस समय पंजाब वाले इलाके में ही था। ठीक है। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में करवाया गया। और ये गद्दी पर बैठा, किस उपाधि से गद्दी पर बैठा? तो इसकी उपाधि का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से ये गद्दी पर बैठा बच्चों। अकबर की जीवन के बारे में जो हमें 90% जानकारी जो हमें मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? एक पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी है? अब्बुल फजल ने लिखी है। अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखी है बच्चों। ठीक। नवरत्न के बारे में भी बताएंगे। इसके 9 रत्न थे ना, उनमें से एक अब्बुल फजल भी है। अब गद्दी पर बच्चों बैठा, छोटी आयु का था, इसी कारण से 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां इसका संरक्षक बना। बैरम खां इसका संरक्षक बना। बैरम खां को ये खान बाबा के नाम से बुलाता था, और बैरम खां खान बाबा के नाम से ज्यादा फेमस था बच्चों। मात्र बैरम खां 1560 से 1556 से 1560 तक ही संरक्षक रहा, क्योंकि 1560 तक आते आते बैरम खां अकबर की आंखों में चुभने लगा था, और बैरम खां की हत्या करवा दी जाती है 1560 में। अब जब गद्दी पर बैठा अकबर, उस समय ऐसा नहीं था इसके ऊपर इसको बहुत बड़ा साम्राज्य दे दिया गया हो।
एक कांटों का ताज दिया गया था, कांटों भरा ताज दिया हुआ था, क्योंकि उस समय दिल्ली और आपके आगरा वाले इलाके हैं, दिल्ली और आगरा वाला इलाका यही मुख्य तौर पर मुगलों के पास था। बाकी जो इलाके हैं ना, वो अपने आप को लोगों ने स्वतंत्र कर रखा था, अपने आप ने जो लोकल राजा थे उन्होंने स्वतंत्र कर रखा था। तो बहुत बड़ा चैलेंज था अकबर के पास पूरे साम्राज्य का विस्तार करना, लेकिन साम्राज्य का विस्तार किया, अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया। तो शुरुआत में ही 1556 में जब गद्दी पर बैठा ये पंजाब में ही था। तो हेमचंद, जिसे हेमू हेमू कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले आगरा पर अधिकार कर लिया, आगरा के बाद दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। मुगलों की हालत हो गई पंचर कि भैया उनके हाथ से आगरा भी चला गया, उनके हाथ से दिल्ली भी चला गया। उन्होंने जो है आगरा में मुगलों ने अपना सूबेदार नियुक्त किया हुआ था इस्कंदर खां, और दिल्ली में तारदी बेग को अपना सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। इन दोनों को मार के भगा देता है हेमू, और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। हेमचंद आपको मालूम होना चाहिए कौन है। हेमू ये मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था, और ये मोहम्मद आदिल शाह जो सूरी डायनेस्टी, इससे पहले आपने पढ़ा होगा शेर शाह सूरी के द्वारा जो चलाई गई सूरी डायनेस्टी थी, उसी से संबंधित है बच्चों मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था हेमू। इसको काम दिया गया था कि भारत से मुगलों को जड़ से भगाना है, उनके अधीन जो भी साम्राज्य है सब छीन लेना है। तो उसी कंसेप्ट पे हेमचंद काम कर रहा था। जब दिल्ली आगरा जीत लिया, हेमचंद ने एक उपाधि ग्रहण की, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की हेमू ने, हेमचंद ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखेंगे ये एकमात्र हिंदू शासक ऐसा हुआ है जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार करने की हिम्मत किसी की नहीं थी उस समय। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के अंदर हेमचंद एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो अब बात करते हैं बैरम खां की। 1556 ईस्वी से 1559 ईस्वी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था बैरम खां, लेकिन 1559 आते आते बैरम खां अकबर की आंखों में खटकने लगा था, क्योंकि अकबर अब पसंद नहीं किया करता था कि बैरम खां अपनी मनमानी करे। कई निर्णय ऐसे होते थे जिसमें अकबर की सहमति नहीं होती थी और वो बैरम खां ले लिया करता था। तो 1560 ईस्वी में अकबर ने इसको मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। तो मक्का की तीर्थ यात्रा पर जब ये जा रहा था, रास्ते में ही गुजरात में एक जगह पड़ती है पाटन, यहाँ पर एक व्यक्ति है मुबारक खान, वो इसकी हत्या कर देता है, बैरम खां हत्या कर देता है, बैरम खां की हत्या कर देता है। अब इतिहासकारों के यहाँ पर दो मतभेद हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि मुबारक खान ने अपनी पर्सनल दुश्मनी का बदला लिया, और कई इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने ही मुबारक खान के द्वारा बैरम खां की हत्या करवाई। खैर कुछ भी हो, बस आपको याद रखना है कि 1560 में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी गई। अब बैरम खां की जो वाइफ थी वो विधवा हो गई, लेकिन अकबर ने बैरम खां की विधवा जो थी उससे विवाह कर लिया, और बैरम खां का एक पुत्र था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम को अपने पुत्र का दर्जा दिया, और अब्दुल रहीम को एक उपाधि दी खाने खाना, खाने खाना की उपाधि दी थी। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। ठीक, अब आ जाता है 1560 ईस्वी। 1560 ईस्वी से के बाद का कुछ वर्ष जो है ना, वो अकबर के शासन को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जाता है, या स्त्री शासन भी कहा जाता है, स्त्री शासन भी कहा जाता है। कई इतिहासकार इसको 1560 से 1562 बताते हैं, कई 64 बताते हैं। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चीज कंट्रोवर्शियल होती है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। बस याद रखना है कि 1560 ईस्वी
के बाद के कुछ वर्ष जो अकबर के शासनकाल के थे उन्हें पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या स्त्री शासन कहा जाता है, क्योंकि इस समय स्त्री का वर्चस्व अकबर पर ज्यादा रहा। अकबर की जो दाई माँ थी जिसने पाला पोसा था अकबर को, जिसका नाम था महाम अनगा, इसका ज्यादा प्रभाव रहता है इन दिनों अकबर पर। जैसा ये कहती है वैसा अकबर करता है। और महाम अनगा का एक पुत्र था आदम खां, कई इतिहासकार इसका नाम अधम खां भी बताते हैं। तो स्टैंडर्ड किताबों में कई जगह आपको अधम खां दिखेगा, कई जगह आदम खां दिखेगा। ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा, एग्जाम में आएगा, तो ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे। तो अधम खां या आदम खां ये माहम अनगा का ही बेटा था। तो इन दोनों का प्रभाव अकबर पर ज्यादा रहता है। 1562 ईस्वी में माहम अनगा की मृत्यु हो जाती है। 1562 ईस्वी में महाम अनगा की मृत्यु हो जाती है, पुत्र वियोग में मृत्यु होती है, क्योंकि आदम खां या अधम खां को अकबर मृत्यु दंड दे देता है। क्यों देता है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। अकबर मृत्यु दंड दे देता है, तो ये जब बात महाम अनगा को पता लगती है तो इसको बहुत ठेस पहुंचता है, डिप्रेशन में आकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये टाइम था पर्दा शासन का। अब हम बात करेंगे अकबर के टाइम पीरियड पर जो साम्राज्य विस्तार हुआ। ये अकबर के टाइम पीरियड पर साम्राज्य पूरा विस्तार हुआ। ये पूरा साम्राज्य अकबर के टाइम पीरियड पर विस्तार हुआ। आपने देखा जब गद्दी पर बैठा था एक टाइम ऐसा था कि केवल पंजाब वाले कुछ इलाके इसके पास रह गए थे। दिल्ली और आगरा भी छीन लिया था हेमचंद्र ने। तो इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार किया अकबर ने, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। तो ये सभी अभियान अकबर ने सफलतापूर्वक किए हैं, सबके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला अभियान मालवा अभियान था 1561 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर का पहला अभियान था मालवा अभियान 1561 ईस्वी में। इसने मालवा पर अभियान किया, मालवा पर हमला करवाया। और जो मालवा पर हमला किसके द्वारा कराया? अधम खां को भेजा। जो आदम खां जिसको आप जानते हैं माहम अनगा का बेटा अधम खां को भेजा। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। बाज बहादुर और एक इसकी बहुत खूबसूरत पत्नी थी रूपमती, उसका नाम था रूपमती। रूपमती और बहादुर जरबाज बहादुर दोनों ही संगीत प्रेमी थे, म्यूजिक लवर थे। ये म्यूजिक में ही लीन रहा करते थे। ये बात जब अकबर को पता लगी कि ये अपना राजपाट नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो म्यूजिक में ही मदमस्त हैं, और जो बहादुर है बाज बहादुर हैं ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ ही बिताता है। इसका फायदा उठाने के लिए मालवा पर अभियान भेज दिया अधम खां के नेतृत्व में, और ये सफल हो गया। बाज बहादुर की हत्या कर दी गई और इसकी जो पत्नी रूपमती थी इसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर ली। और अधम खां ने वहां बहुत लूटपाट की, इतनी लूटपाट की, लेकिन अधम खां ने एक गलती कर दी। जो लूटा हुआ धन था वो अधिकांश धन अपने पास ही रख लिया, अकबर को नहीं दिया। जब अकबर को इस बात की पता लगी, बात की जानकारी हुई, तो अकबर ने इसको चीटिंग समझा। उसने सोचा कि अधम खां ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसी कारण से अधम खां को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ये बात जब माहम अनगा को पता लगती है, अर्थात अधम खां की माता को पता लगती है, तो वो पुत्र वियोग में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आमेर, जयपुर के पास आमेर अभियान 1562 ईस्वी में भेजा। आमेर के शासक राजा भारमल थे। राजा भारमल को बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। ये पहले और एकमात्र राजपूत शासक हुए हैं जिन्होंने बिना लड़े मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। मुगलों की शरण में आ गए, ये अकबर की शरण में आ गए। उन्होंने अकबर से बोला, भैया आप मेरी पुत्री से विवाह भी कर लीजिए,
तो जोधाबाई का नाम सुना है? जोधाबाई, जोधाबाई वो बिहारी मल की ही बेटी थी, एक राजपूत घराने से थी, जिसे हरखाबाई के नाम से भी आप जानते हैं या जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। इसी की कोख से जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर जो अकबर का बेटा था वो जोधाबाई की ही कोख से जन्म हुआ था। तो जोधाबाई का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा बिहारी मल ने। अकबर ने स्वीकार कर लिया। और बिहारी मल के बेटे का नाम भी आपको याद होना चाहिए, भगवान दास। भगवान दास, भगवान दास के बेटे का नाम तो और याद होना चाहिए आपको, मानसिंह। ये और फेमस है, मानसिंह। मानसिंह बिहारी मल का पोता था, भगवान दास बिहारी मल का बेटा था। तो आमेर अभियान भी आप याद रखेंगे। मेड़ता अभियान के बारे में याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रख लीजिए। 1562 में अभियान किया और उस समय जो मेड़ता का किला था वो जयमल राठौर के पास था। इस पर भी सफलतापूर्वक जीत हासिल कर ली अकबर ने। उसके बाद महत्वपूर्ण है गोंडवाना विजय। मैं आपको बता दे रहा हूं मैप की सहायता से, ठीक है। ये मेवाड़ है, उसके बाद ये देख लीजिए गोंडवाना, ये गोंडवाना है। गोंडवाना जिसे गढ़कटंगा भी कहा गया है। 1564 ईस्वी में ये अभियान भेजा गया। तो गोंडवाना के जो शासक थे, जो गोंडवाना जो साम्राज्य था, ये इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? संग्राम शाह के द्वारा। संग्राम सिंह भी कहते हैं, संग्राम शाह। उन्हीं की पत्नी थी, संग्राम शाह की पत्नी का नाम था रानी दुर्गावती। लेकिन अकबर के ही टाइम पीरियड पर संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो रानी दुर्गावती जो विधवा थी संग्राम शाह की, अपने छोटे बेटे, एक अवयस्क, बहुत छोटी उम्र के जो बेटे हैं उनको गद्दी पर, उनके नाम से गद्दी पर बैठती है और राजपाट बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन गोंडवाना पर हमला करने के लिए अकबर ने आसफ खां को भेज दिया। रानी दुर्गावती ने आसफ खां का बहुत बहादुरी से सामना किया, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई। रानी दुर्गावती ने उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी और गोंडवाना जो है इस पर जीत हासिल कर ली मुगलों ने। लेकिन आपको बता दूं, नोट कर लीजिएगा, गोंडवाना जीत भले लिया था, लेकिन ये गोंडवाना का अधिकांश क्षेत्र अकबर ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, ठीक है। ये बाद में आगे चलकर औरंगजेब के टाइम पीरियड पर ये इस पर कब्जा होगा। तो यहाँ पर अकबर ने वहीं के एक लोकल व्यक्ति थे उसको साम्राज्य सौंप दिया था, ठीक। उसके बाद मेवाड़ विजय बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, ठीक है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। और मैं दिखा देता हूँ आपको मैप में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेवाड़, ये है मेवाड़। मालवा ये था, सॉरी मालवा ये था जो बता रहा, ये मेवाड़ है, ठीक। मेवाड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, वहां के शासक है राणा उदय सिंह। इनका नाम तो आपने सुना होगा। इनके पिता इनसे भी बहादुर थे, राणा सांगा। राणा सांगा, राणा सांगा बहादुर, इनके बेटे राणा उदय सिंह वो भी बहादुर, और राणा उदय सिंह के बेटे और भी बहादुर राणा प्रताप सिंह, जिनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दादा, बेटा और पोता तीनों एक से बढ़ के एक थे। तो अकबर और राणा उदय सिंह के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है 1568 ईस्वी में। इसमें अकबर की जीत हासिल हो जाती है। उसके बाद रणथंबोर विजय 1569 ईस्वी में, यहाँ के जो शासक थे सुरजन राय थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अकबर के सामने। तो ये महत्वपूर्ण, ये है महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। गुजरात विजय महत्वपूर्ण है। गुजरात विजय 1572 से 1573। गुजरात विजय
जब हुई अकबर की इतना खुश हुआ, उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था? जब गुजरात पर जीत हासिल की थी। गुजरात का जो शासक उस समय था मुजफ्फर शाह तृतीय था। वहां पर जीत हासिल करने के बाद पहली बार समुद्र देखा अकबर ने, और वहीं पर पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला अकबर। उसके बाद ये गुजरात हो गई, उसके बाद बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार वाला इलाका जीत लिया था 1574 से 1576 तक। यहाँ के शासक दाऊद खां थे और मुनीम खां को भेजा था अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध महत्वपूर्ण है। 1576 ईस्वी में राणा प्रताप सिंह और अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था। मानसिंह वही है बिहारी मल का पोता। ठीक, इसके बाद काबुल विजय, कश्मीर विजय, ये महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी देख लीजिए। 1581 में काबुल के शासक मिर्जा मोहम्मद हकीम थे, उनसे जीत लिया। कश्मीर पर विजय हासिल कर ली 1585-86 ईस्वी में, वहां के शासक यूसुफ खां थे। सिंध पर विजय हासिल कर ली 1591 में, सिंध के जो शासक थे मिर्जा जानी बेग थे। उड़ीसा पर जीत हासिल कर ली 1592 में, निसार खां थे और मानसिंह को ही भेजा था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण अहमदनगर है। खानदेश अभियान 1591 ईस्वी में, अहमदनगर 1600 ईस्वी में, असीरगढ़ 1601 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण अभियान जो है अहमदनगर। यहाँ पर आप जानते हैं अहमदनगर, ये आदिल शाह की जो विधवा थी चांद बीबी, वो यहाँ पर शासक थी, तो इनकी हत्या हो गई 1600 ईस्वी में और अहमदनगर को मिला लिया गया अकबर के द्वारा। ठीक, दक्षिण में आपने तो साम्राज्य सुना ही होगा। दो साम्राज्य महत्वपूर्ण थे, एक हिंदू साम्राज्य जिसे विजयनगर साम्राज्य आप कहते हैं, दूसरा मुस्लिम साम्राज्य बहमनी साम्राज्य है। आगे चलकर बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। गोलकुंडा, आपका अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और एक और था बरार। ठीक है, 5 भागों में बट गया था। ये खानदेश आप देख लीजिए, सोचेंगे क्या है खानदेश। ये खानदेश, ये वाला जो क्षेत्र है ताप्ती नदी के आसपास वाला क्षेत्र खानदेश था, ये भी जीत लिया था। अहमदनगर, ये आदिल शाही वाला जो क्षेत्र था, जीत लिया था। असीरगढ़, ये असीरगढ़ वाला क्षेत्र, ये भी जीत लिया था। ठीक है, असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर थे और खानदेश के शासक अली खान थे। तो ये साम्राज्य विस्तार अकबर ने किया। उसके बाद अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, अकबर के जो पूर्वज थे जैसे बाबर और हुमायूं, ये बहुत कट्टर थे, धार्मिक रूप से बहुत कट्टर थे। लेकिन अकबर उनके विपरीत लगभग कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से उतना कट्टर नहीं था। उसने उदारवादी धार्मिक नीति को अपनाया। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। 1564 ईस्वी आते आते उसने तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था हिंदुओं के, वो समाप्त कर दिया। जजिया कर लगता था, गैर इस्लामिक लोगों से धर्म के नाम पर जो टैक्स लिया जाता था वो जजिया कर था, वो भी समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके अलावा फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में अकबर ने की। फतेहपुर सिकरी ये यूपी में ही है, आगरा के पास, और यहाँ पर बुलंद दरवाजा भी इसने बनवाया था जब गुजरात विजय हासिल की थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना करने के बाद इसको अपनी राजधानी बना लिया था। पहले राजधानी आगरा थी, तो अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके आगरा से वो फतेहपुर सिकरी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद अकबर ने धार्मिक चर्चा करने के लिए 1575 ईस्वी में एक पूजा गृह जिसे इबादत खाना कहते हैं उसका निर्माण करवाया। ये है इबादत खाना, ये फतेहपुर सिकरी में ही करवाया था। पहले तो 1575 ईस्वी से लेकर 1578 ईस्वी तक केवल मुस्लिम लोग यहाँ जाते थे और धर्म की बातें किया करते थे, लेकिन 1578 से सबके लिए खोल दिया गया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया 1578 ईस्वी से। और दीन इलाही
इतिहासकार बताते हैं ये एक धर्म था, सभी धर्मों को मिलाकर बनाया गया, अकबर का द्वारा बनाया गया ये धर्म था दीन इलाही। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत या स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा ही की गई। कई मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि ये एक मूर्खतापूर्ण अकबर का कदम था, ये एक मूर्खता वाला कदम था। और दीन इलाही में एकमात्र हिंदू ने इस धर्म को अपनाया है, वो बीरबल है। बीरबल, बीरबल के बचपन का नाम पूछा जाता है महेश दास। महेश दास, ठीक। उसके बाद अकबर ने एक बहुत बड़े जैन धर्म के गुरु थे हरिविजय सूरी, उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये हैं जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? हरिविजय सूरी को दी थी, ठीक है। और अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। आगरा का लाल किला, ये है आगरा का लाल किला बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा है, इबादत खाना, ये इबादत खाना है, ये सब बनवाया था। इसके अलावा प्रयागराज का किला, जिसे इलाहाबाद का किला कहा गया है, तो इलाहाबाद का नाम आप जानते हैं चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है, ठीक है। प्रयागराज का किला बनवाया था अकबर ने, तो ये निर्माण करवाए अकबर ने। अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी शब्द एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है पोस्ट, रैंक। जैसे सेना में अलग अलग रैंक होती है ना, वैसे ही अकबर ने भी अपने सैनिकों को अलग अलग पद दे रखे थे, उनकी एक वैल्यू थी, अलग अलग वैल्यू थी। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा हुई। अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं शेख सलीम चिश्ती, तो शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के ही समकालीन सूफी संत थे। इनसे इतना प्रभावित था कि अकबर ने अपने बेटे का नाम भी शेखू बाबा रखा था, इन्हीं के नाम पर शेखू बाबा रखा था। जहांगीर का नाम ना शेखू बाबा रखा था अकबर ने, शेख सलीम चिश्ती से ही प्रभावित होकर। अकबर के 9 जो रत्न थे, जो नवरत्न थे, वो कौन कौन से थे, नाम याद कर लीजिए। अब्बुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई थे। ये अब्बुल फैजल छोटा भाई था और फैजी बड़ा भाई। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं। बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह भगवान दास के बेटे हैं ये, ठीक है, बिहारी मल के पोते। अब्दुल रहीम, ये आपको बताया था ना, अब्दुल रहीम की वो उपाधि दी थी, खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। और ये किसका बेटा है? बैरम खां का बेटा था। फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 रतन हैं अकबर के, ठीक, जो इसके दरबार में रहते थे। ये है, देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इतनी बातें अकबर के बारे में इनफ है, जो आपकी परीक्षा आने वाली है, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम, उनके लिए इनफ है। तो इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर पूरे इतिहास का आपको क्लास नोट्स चाहिए ना, तो श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। SHRIEDUCATION। इतने बेहतरीन क्लास नोट्स है, इतनी मेहनत से बनाए गए हैं कि पूरी नॉलेज उसमें निचोड़ कर रख दी गई है। वो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल होंगे, इतने कम प्राइस पर है, उसे आप पढ़ लीजिए। आप वीडियो, उसके रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा आपको। वीडियो पढ़ने के बाद वो पढ़ लीजिए, नोट्स वोट्स बनाने की कोई झंझट ही नहीं है। वो पढ़ के रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में जाइए, फटाफट क्वेश्चन होगा। यही तो तरीका है कम टाइम पीरियड में अधिक पढ़ने का। आप पढ़ो, नोट्स बनाओ ढेर सारा, ये वो इफेक्टिव तो होता है, लेकिन कम समय अगर आपके पास है तो पढ़ के नोट्स अपने सामने रखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। 2-3 बार आपने जल्दी से पढ़ लिया, जहाँ वो 3-4 चैप्टर जब तक लिखेंगे तब तक ये 3-4 बार रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर जीएस में आप कमज़ोर है ना, तो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।